नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एडुटेरिया क्लासेस में। तो बिल्कुल एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्लास चलने वाली है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और यहाँ पे जो मैं चीजें करा रहा हूँ ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में भी काम आएंगी। तो ऐसा मत समझिए कि सर लो लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लासेस यहाँ पे करा रहा हूँ और क्वेश्चंस के लेवल भी टफ हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग बिना देर किए हुए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ से चेक कर लिया ओबीएस के माध्यम से, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। हालांकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये क्लासेस जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रीमियर में चल रही है, रिकॉर्डेड है, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्लासेस का रिकॉर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बेहतर ही चलेगी, लाइव की तुलना में और बेहतर ही चलेगी क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस नहीं है। इसमें प्यार मोहब्बत वाले लोग नहीं जुड़ेंगे कि एकदम दे शायरी पे शायरी, शायरी पे शायरी, एकदम बम्पर शायरी पे शायरी फेंके जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये जो अपना बीएसएससी सीजीएल बिहार दरोगा भर्ती, स्पेशली अगर हम टारगेटेड की बात करेंगे तो यही है। साथ ही साथ अपना जो टारगेट है वो और किस चीज को लेकर के है टारगेट, तो और टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे अदर भी एग्जाम्स हैं जो 360 डिग्री एनालिसिस को लेकर के चल रहे हैं। तो बीएसएससी सीजीएल 4 बिहार दरोगा भर्ती दोनों में ये काम आएगा, यहां तक कि बीपीएससी में भी ये काम आएगा। इस बात को नोट करिएगा, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं बीपीएससी में भी काम आएगा। और ये हिस्ट्री पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू, ठीक है। 360 डिग्री एनालिसिस इसमें हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 5 आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का अपना बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, प्री कम मेंस का। और ये अपना जीत बैच है। कौन सा है? तो जीत बैच है, जीतना है बिल्कुल। और ये 25 अगस्त से अपना बैच जो है रेगुलरली चल रहा है। 25 अगस्त से ही अपना बैच शुरू हो चुका है। आप लोग इनरोलमेंट कर सकते हैं, इस पे जाकर के इनरोल कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रवीण सर का, तो प्रवीण सर कवर कराएंगे आपके लिए मॉडर्न इंडिया, और उसी के साथ साथ मॉडर्न इंडिया के साथ साथ जो बिहार का जो पोर्शन है, बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है वो प्रवीण सर कवर कराएंगे। मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री। उपासना मैम पॉलिटी पूरा कवर कराएंगी, ठीक है। उपासना मैम जो कवर कराएंगी वो कौन सा टॉपिक होगा? तो वो होगा पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी की बात करेंगे हम लोग। तो उपासना मैम पॉलिटी जो है वो कवर कराएंगी। साक्षी मैम साइंस कवर कराएंगी। अमन सर ज्योग्राफी कवर कराएंगे। और ये अपने रवि सर जो है ये करंट कवर कराएंगे, जबकि वरुण सर इको कवर कराएंगे। और शुभम सर का मैथ और रीजनिंग डेली आप लोगों का चल ही रहा है। तो बिल्कुल आप सभी लोग जाकर के जुड़िएगा। उसमें डेमो की जो क्लासेस हैं वो भी आप लोगों को अवेलेबल कराई जा चुकी हैं, वो भी आप लोगों को मिल रही हैं। तो बिल्कुल एक बार आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए और इस बैच को भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और 360 डिग्री एनालिसिस में हम लोग जिस तरीके से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं उसी तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है क्योंकि यहां से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं और उनकी मात्रा बेहतर रहती है। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए। यहां पे अगर हम बात करेंगे जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हुआ क्या था कि यहाँ पे जो नेता थे, लोकप्रिय जो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जो जनसभा थी वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी। और वहां का जो गवर्नर, उप गवर्नर की बात करेंगे वो कौन था? तो वहां का जो उप गवर्नर था वो था जनरल ओडायर, ठीक है। और रेजिनाल्ड डायर, लिटरली अगर बात करेंगे तो गोली किसने चलवाया था? तो गोली चलवाने वाला रेजिनाल्ड डायर था। रेजिनाल्ड डायर ने ही गोली को चलवाया था, ठीक है। बाकी आगे चल करके उधम सिंह ने 1946 ईस्वी में जनरल डायर की हत्या कर दी थी लंदन में। और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या था? अखिल भारतीय आंदोलन मनाया, मतलब कि अखिल भारतीय आंदोलन था।
अखिल भारतीय आंदोलन, आ रहा बात समझ में? ठीक है, गांधी जी का अखिल भारतीय आंदोलन था विरोध में, किसके विरोध में? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो रॉलेट एक्ट जो है ये कब आया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। इसी के खिलाफ अखिल भारतीय आंदोलन पहली बार गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को चलाया गया था। गांधी जी को नहीं घुसने दिया गया आंदोलन वाले क्षेत्र में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहां के जो लोकप्रिय नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसी के साथ असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी, उसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी से क्वाइट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था। बस अब इसी को सजा देना है आप लोगों को। ये जो भारत छोड़ो का जो नारा था, भारत छोड़ो, ये भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। यूसुफ मेहर अली, ठीक है, यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये दिया गया था नारा। ठीक है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा, करो या मरो का नारा किसके द्वारा? तो करो या मरो का नारा गांधी जी। आ रहा बात समझ में? किसके द्वारा? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आ रहा बात समझ में? तो ये हमारा आंसर क्या होगा? अब यहां पे देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले आपको 1885 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन देखिए अब 3 में हमें मिल रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है। यहां तक मामला गड़बड़ है। फिर उसके बाद हमें दिखाई देगा 2, फिर 3, फिर 4, 2 यहां पे भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस बात को समझ लीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम द्वारा, एओ ह्यूम द्वारा, एओ ह्यूम द्वारा। आ रहा बात समझ में? तो कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, निम्न आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? यानी कि निम्नलिखित आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? यानी कि इसको भी आपको क्या करना है? तो समय के हिसाब से ही सजा देना है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ। तो सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। 1930 ईस्वी तक चला, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन कब? तो ये 1919 ईस्वी में ही चला खिलाफत आंदोलन। मौलाना अली और शौकत अली, अली बंधु, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, शौकत अली, ठीक है, यानी कि अली बंधु। कौन थे ये? अली बंधु थे। तो इसी अली बंधु के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 अखिल भारतीय खिलाफत का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो आप लोगों को भी पता है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चला था। हाँ, 1 अगस्त 1920 जिस दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 8 अगस्त
1942 ईस्वी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अगले तड़के सुबह 9 बजे क्या किया गया था, सॉरी 9 अगस्त के दिन, मतलब कि जल्दी ही सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जितने भी कांग्रेस के चोटी के नेता थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि देवर अरेस्टेड। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके से अपना जो करेक्ट मैच है वो क्या है, तो निम्न आंदोलन का सही कालक्रम क्या है भाई, तो निम्न आंदोलन का इसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, यानी कि सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन हमें बस एक ही में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन है डी, वो ऑप्शन है डी। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कारण यह है कि सबसे पहले हमें 1919 दिखेगा, इसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, तो 1920 में है ना, तो पहले खिलाफत, सही कालक्रम क्या है, तो खिलाफत। ठीक है, पहले आएगा दो के बाद तो फिर 3 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए। ये क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है, इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन में गड़बड़ है बेटा, ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में गड़बड़ है, आयोग ने ही गड़बड़ किया है, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2, ठीक है, 2 के बाद फिर हम करेंगे 3 के बाद 1 एंड 1 के बाद देन 4। इस तरीके से ये सही आंसर है इसका, इस बात को नोट करिएगा, ये इसका सही आंसर है 2 3 1 4। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आ रहा बात समझ में, 2 3 1 4, ये आपका सही इसमें करेक्ट मैच्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की, 1916 ईस्वी की बात करेंगे तो 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1916 ईस्वी में जब आप देखते हैं तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, यानी कि लखनऊ अधिवेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, 1916 ईस्वी में यहीं पे क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ, यानी कि यहीं पे हमें क्या दिखाई देता है, तो नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ, और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, इनका भी मिलन हुआ। अब आप बात करेंगे 1916 ईस्वी का, तो 1916 ईस्वी में अप्रैल 1916 की बात करेंगे, अप्रैल में तिलक ने कहां पे, तो तिलक द्वारा पूना में होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई। होम रूल, होम रूल आंदोलन की स्थापना। ठीक है, और सितंबर 1916 ईस्वी की बात करते हैं, सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा। आ रहा बात समझ में, किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया। ये जो तिलक ने जो स्थापित किया था, इसका जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था, तो बंबई, ठीक है, को छोड़ करके महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार। ठीक है, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत, कर्नाटक, बरार। ठीक है, और एनी बेसेंट का जो था तिलक के अलावा अखिल भारतीय स्तर था। क्या था इसका,
अखिल भारतीय, यानी कि ऑल इंडिया ये फैला हुआ था। तो ये किसके द्वारा, तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये किया गया था 1916 में अखिल भारतीय है ना, तो अखिल भारतीय श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा, तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आ बात समझ में, किसके द्वारा, तो अखिल भारतीय होम रूल लीग जो है वो किसके द्वारा, तो तिलक ने 24 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित किया था और सितंबर 1916 में इन्होंने किया था, जो कि अखिल भारतीय था। ठीक है, अखिल भारतीय था। आ रहा बात समझ में सबको। एक बार सेशन को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना शानदार क्लासेस चल रही है, आज तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है, आज तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा बार बार ध्यान ओबीएस पे जा रहा है कि सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं एकदम पूरा बोलते रहूं, पढ़ाते जाऊं और फिर बाद में पता लगा कि ऑडियो ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको चेक करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यास तो लग ही जाता है, क्या ही कीजिएगा। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी ज्वाइंट विच ऑर्गेनाइजेशन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से लौटे। कहां से लौटे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये कहां से लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वर्तमान समय में भी अगर आप आकर के देखेंगे तो वर्तमान समय में भी चूंकि इन्हीं के लौटने के ध्यान में रखते हुए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो गांधी जी जब लौटे तो इन्होंने कौन सा संस्थान ज्वाइन किया था, तो गांधी जी जब वहां से दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो इन्होंने होम रूल जो आंदोलन चल रहा था उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, 28 अप्रैल 1920 ईस्वी को, ठीक है, 28 अप्रैल 1920 ईस्वी को गांधी ने होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की तथा इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 28 अप्रैल 1930 को 1930 ईस्वी को होम रूल की सदस्यता ग्रहण की थी। किसकी, तो होम रूल, तो ये होम रूल जो लीग है इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, किसके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। होम रूल इंडिया सोसाइटी जो है किसके द्वारा, गोखले के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में स्थापित, ठीक है, 1885 ईस्वी में स्थापित कौन सी संस्था है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो ये कब की, 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए आगे बढ़े, एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। यहां देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पे की थी, तो यहां पे देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, बीजी तिलक,
बीजी तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने कहां पे किया था? तो इन्होंने पूना में स्थापित किया था। कब? तो इन्होंने पूना में स्थापित, इनको बेताज बादशाह भी कहा जाता है, बेताज बादशाह। ठीक है, बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक कहा। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको क्या कहा? तो भारतीय अशांति का जनक इनको कहा। ठीक है, इन्होंने 28 अप्रैल, सॉरी 24 अप्रैल, नॉट 28, 24 अप्रैल 1916 को, इन्हीं का नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो पूना में इन्होंने किया। केसरी और मराठा, किसे? केसरी और मराठा जो इनकी पत्रिका थी, केसरी और मराठा, केसरी जो था इंग्लिश में निकलता था और मराठा जो था, सॉरी, केसरी जो था वो मराठी में निकलता था, मराठी में निकलता था, और मराठा जो था ये इंग्लिश में निकलता था। इन्होंने शिवाजी उत्सव 1893 और गणपति उत्सव 1895 ईस्वी में इन्होंने मनाना शुरू किया था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है और चलती रहेगी, तो बिल्कुल एक बार आप सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। और बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने के लिए कहा था? ठीक है, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक होती है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में होती है। कहां होती है? तो वर्धा में होती है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहां पे होती है? तो वर्धा में होती है। यहीं पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है, रखा गया। और जो 7 अगस्त 1942 ईस्वी को, 7 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक बंबई, ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में क्या हुआ? बंबई में ये मान लिया गया, यानी कि प्रस्ताव पास। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो जो है नारा, नारा यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, हमने ये अभी डिस्कस किया था पहले भी। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव तैयार किया किसने? प्रस्ताव तैयार किया गांधी जी ने। किसने? तो गांधी जी ने, यानी कि प्रस्ताव किसने तैयार किया? गांधी जी ने। प्रस्तुत किया
प्रस्तुत किया नेहरू जी ने, नेहरू जी ने, ठीक है। समर्थन किसका था? तो समर्थन आजाद का था, आजाद, यानी कि अबुल कलाम आजाद जो थे, आजाद का समर्थन था। तो ये जो नारा है महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया, और इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा दिया था। क्या नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, ठीक है। करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। आ रहा बात समझ में? पारित यहीं पे कर दिया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। यहां पे 7 अगस्त में पुष्टि हुई थी, प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, यहां पे पुष्टि हुई थी ग्वालियर टैंक में, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जैसे ही आंदोलन की शुरुआत होती है, फिर क्या हो जाता है? तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन जीरो आवर चला करके, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सभी जो चोटी के नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां पर देखिए एक एक लाइन में आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे। उसमें तनाव, मतलब उसमें, मतलब सोचिएगा मत कि सर लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसमें एग्जाम में काम करेगा कि नहीं करेगा, उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है। हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? देखो, आइंस्टाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा, गांधी जी की महानता, गांधी जी की महानता को देखते हुए आइंस्टाइन ने कहा था, गांधी जी की महानता को देखते हुए आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही भरोसा करे, शायद ही भरोसा करे कि ऐसे, मतलब कि ऐसे हाड़ और मांस, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति कभी चला भी था, चला भी था। क्योंकि गांधी जी हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, ठीक है। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। क्या कहा था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था।
और इसी के साथ एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। गांधी जी को किसे? तो राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। इसी के साथ गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जी के गोखले थे। ठीक है, यानी कि कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत शानदार प्रश्न है। यहां पे देखिएगा, जब हम बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी, अगले दिन जस्ट, या आप मान लीजिए कि 9 अगस्त से ही आंदोलन शुरू हुआ। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर चोटी के सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। चोटी का मतलब ये चोटी नहीं, एपेक्स, ऊंची, मतलब जो हायर नेता थे, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, भयभीत थी ब्रिटिश सरकार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ जब हम बात करेंगे तो आधिकारिक तौर पर कभी भी, आधिकारिक तौर पर कभी भी भारत छोड़ो आंदोलन का स्थगन नहीं किया गया था। ठीक है, यानी कि आधिकारिक तौर पर, यानी कि ऑफिशियली की अगर हम बात करेंगे तो ऑफिशियली इस आंदोलन को कभी भी स्थगित नहीं किया गया था, यानी कि रिकॉल नहीं किया गया था। यानी कि छिटपुट घटनाओं के साथ, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ ये आंदोलन लगातार चलते रहे, यानी कि कंटिन्यूअस रहा। आ रहा बात समझ में? तो इसके बाद ये आंदोलन सब गिरफ्तार कर लिए गए, तो यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया। स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस आंदोलन हो गया था। यह क्या था? तो यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया था। इस बात को नोट करिएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि इसको कभी भी स्थापित वैसे नहीं किया गया, मतलब स्थगित वैसे नहीं किया गया, ऑफिशियली घोषित करके इसको कभी भी स्थगित नहीं किया गया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो इट नेवर बीइंग रिकॉल्ड ऑफिशियली, यानी कि आधिकारिक तौर पे इसका स्थगन नहीं किया गया। अरे बस समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी? ठीक है, यहां आप देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 ईस्वी में क्या किया गया? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कब हुआ? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कब? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी थी, तो जॉर्ज पंचम के आगमन के समय। किसके? तो जॉर्ज पंचम के आगमन के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इसी समय क्या हुआ? इसी समय पुरानी दिल्ली को राजधानी बनाई गई। पुरानी दिल्ली को राजधानी बनाई गई। ठीक है, क्या किया गया? तो इसी समय पुरानी दिल्ली को राजधानी बनाई गई। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि 13 फरवरी 1931 को पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी बनी। ठीक है, 13 फरवरी 1931 ईस्वी को। तेरह फरवरी 1931। तो चूंकि अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, ठीक है, 13 फरवरी 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली 13 फरवरी में से राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसका आंसर क्या होगा? 13 फरवरी 1931 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय। ठीक है, देखो ये कब हुआ? तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 ईस्वी में होती है। कब होती है? तो 1911 ईस्वी में होती है। इस समय क्या है? तो इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन क्योंकि जॉर्ज पंचम के आगमन के समय, जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था, इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय था। कौन था?
तो लॉर्ड हार्डिंग जो था ये द्वितीय था। रास बिहारी बोस ने इसी के ऊपर बम फेंका था, लेकिन बेचारा हाथी के ऊपर बैठा था, बच गया। रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। रास बिहारी बोस ने क्या किया था? रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। किसने? तो रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, लेकिन बच गया था। पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दूसरा 1903 ईस्वी में, और तीसरा 1911 ईस्वी में, ठीक है। दिल्ली दरबार, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम दिल्ली दरबार की बात करते हैं। तो दिल्ली दरबार, कितनी बार दिल्ली दरबार लगा भाई? तो दिल्ली दरबार जो है 3 बार। प्रथम 1877 ईस्वी में, द्वितीय 1903 ईस्वी में, द्वितीय 1903 ईस्वी में, और तृतीय जो है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी, ठीक है। 3 दिल्ली दरबार लगे थे। तो इस समय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यही लॉर्ड हार्डिंग जो था, इसी के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी के समय में राजधानी जो है वो परिवर्तित हुआ था। एग्जैक्टली इसमें रास बिहारी बोस ने बम नहीं फेंका था, इसके बम फेंकवाया था। ये इसके मास्टरमाइंड थे, ठीक है। ठीक है, मास्टरमाइंड। ये बच गए, मतलब कि लॉर्ड हार्डिंग जो है बच गया, ये भी भाग गए थे बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने महात्मा गांधी को, ठीक है, प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी है? ठीक है, ठीक है। प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा मार्टिन ग्रीन ने दी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, न्यू वॉइस, यानी कि वॉइस ऑफ ए न्यू एज रिवॉल्यूशन, ठीक है। वॉइस ऑफ ए न्यू एज रिवॉल्यूशन गांधी, ठीक है। बुक है इनकी, और इसमें इन्होंने गांधी जी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी है। क्या दिया है? तो मार्टिन ग्रीन के बारे में बात करेंगे, तो वॉइस ऑफ ए न्यू एज रिवॉल्यूशन गांधी में महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी गई है। रोमा रोला जो है, या रोमा रोलैंड है, उन्होंने महात्मा गांधी जीवन और दर्शन नामक पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी जीवन और दर्शन, जीवन और दर्शन, ये पुस्तक किसका है? तो रोमा रोलैंड का है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। फ्रेडरिक बी फिशर का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था, ठीक है। ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर से ज्यादा प्रभावित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? यानी कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका समर्थन भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा दिया गया था? यहां पे देखेंगे आप, तो भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा सविनय अवज्ञा का समर्थन दिया गया था। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किसका? तो सविनय अवज्ञा का
समर्थन दिया गया था। ठीक है, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किसका, तो सविनय अवज्ञा का समर्थन दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो सबको पता है भाई, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो दांडी मार्च शुरू हुआ था, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में बताइए, हाँ या ना में एक बार बताइए। तो भारतीय पूंजीपतियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया था, जबकि पूंजीपतियों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, पूंजीपतियों ने क्या किया था, तो असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। क्या किया था, तो असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार 1905-6 ईस्वी की बात है। ठीक है, इसी आंदोलन की, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों का बानर सेना, बच्चों का वानर सेना व लड़कियों का मंजरी सेना, बनरी सेना नहीं कर देना है, लड़कों का, यहां बच्चों की जगह पे लड़कों कर लीजिए। ठीक है, लड़कों का बानर सेना और लड़कियों का बनरी सेना नहीं बोल देना है। ठीक है, मंजरी सेना है, ये याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि लड़कों का बानर तो लड़की का बनरी सेना, ऐसा नहीं बताना है। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, इस तरीके से नहीं मतलब ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन और है, 13 पे आ गए, इसके बाद 14, 15, 15 क्वेश्चन ही रहता है इस सेशन में, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, यहां पर देखिए, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। और साथियों, मैं आपका और आपके सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी, यानी कि किसने यह डिक्लेयर किया था, किसने घोषणा की थी कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस की घोषणा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की है, यानी कि नाउ वी हैव टू ओपनली रिवोल्ट एंड फ्री द कंट्री फ्रॉम फॉरेन रूल एंड कॉमरेड्स। आई कॉल upon you and all my countrymen, brothers and sisters, to join in this. Who among the following made this declaration? तो ये किसका है, तो ये सुभाष चंद्र बोस का है। और उक्त कथन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को कब आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। कब, तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थाई भारत की सरकार की स्थापना, और इसी के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से, ठीक है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार। स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना की। ठीक है, और इसी के कमांडर की हैसियत से उन्होंने कहा, ठीक है,
इन्होंने सिंगापुर में ही क्या कहा था? तो सिंगापुर में ही नारा दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा का नारा, ठीक है। ये भी किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया है। चलिए, आज की सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यंग इंडिया, यंग इंडिया की बात करेंगे तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। इन्होंने इसी पुस्तक में इन्होंने इसी पुस्तक में इन्होंने इसी पुस्तक में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कांग्रेस के सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। बोले कि जो कांग्रेस की स्थापना है ये किसके लिए? तो ये एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व के तहत इसकी स्थापना की गई है, ताकि जो भी लोगों के बीच में गुस्सा और नाराजगी है वो 1857 की विद्रोह की तरह न फूटे, बल्कि एक जगह इकट्ठा होकर के ये सभी लोग अपनी बातों को कह पाए और सरकार तक जानकारी पहुंच पाए, ठीक है। इसके संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के सेशन का बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अपनी सेशन को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। ये देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आप सबको भी पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है, इस बात को नोट करिएगा, ठीक है। और इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो 1919 ईस्वी में। ये मॉन्टेग्यू जो था ये कौन था? तो ये भारत सचिव था। कौन था? भारत सचिव था। आ रहा बात समझ में? और ये चेम्सफोर्ड जो था ये कौन था? तो ये वायसराय था। कौन था? तो वायसराय था। इसी तरीके से मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 ईस्वी में आया, मार्ले भारत सचिव था और मिंटो जो था वो वायसराय था। तो इसी तरीके से यहां पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। लॉर्ड रिपन के बारे में बात करेंगे तो ये 1881 ईस्वी के समय में है, यानी कि इसी के समय में प्रथम दशकीय जनगणना होता है। क्या होता है? तो प्रथम दशकीय जनगणना इसी के समय में होता है। कौन है ये? तो ये लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड इरविन, ठीक है। इसी के समय में आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू होता है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। इसके समय में क्या होता है?
बंगाल विभाजन। बिल्कुल। तो आज का अपना सेशन पूरा हुआ। ये बेशक आपको 15 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये 15 नहीं है, कम से कम ये 60 से 70 पॉइंट मतलब क्वेश्चन इसमें बनेंगे। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा आप समझिए कि बेहतर कंडीशन में रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि तो 360 डिग्री एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल 360 के हिसाब से अपने को चलना है। यहां आप देख सकते हैं एडुटेरिया एसएससी बीएसएससी के जो वैकेंसी आई हुई है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ, इसी को टारगेटेड करके, जिसमें चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025 वॉल्यूम फर्स्ट ये अपना आ चुका है। इसके मुख्य आकर्षक 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट एवं इसकी विस्तृत व्याख्या, 3 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र 22 से 23, बीपीएससी असिस्टेंट हेतु उपयोगी, बीएसएससी 10+2 एंड बीएसओ हेतु उपयोगी, पूर्णतः नवीनतम परीक्षा पद्धति पर आधारित है ये, और सभी प्रश्नों की तार्किक, सरल एवं विस्तृत व्याख्या इसमें दी गई है, और 18 प्रैक्टिस सेट है। तो ये आपके आसपास में जो नजदीकी बुक स्टॉल है वहां पे अवेलेबल है, वहां पे ये मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा, और इस बुक को आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही मैटर इसमें दिया गया है। एडुटेरिया तो अपने कंटेंट के लिए फेमस है ही। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पे रोकते हैं। और चूंकि आज मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया, हमारी बात नहीं हो पाई, ठीक है, चूंकि लाइव क्लास नहीं था, ये रिकॉर्डेड है, तो कोई बात नहीं, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा हमें। अगर कुछ पूछना है या कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की सेशन को बस हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, और मिलते हैं मंडे से हम लोग रेगुलरली, और अपने रेगुलर क्लास में मिलेंगे। हाँ, ये रिकॉर्डेड है, हम लोग बात नहीं कर पाए, लेकिन बावजूद इसके इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास। ठीक है, और बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्लास है ये। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि आज तो हमारी कोई बात हो नहीं पाई लाइव में। तो मैं देखना चाहता हूं कि क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।